Hello friends, welcome to Quick Learning and my YouTube family. Today we are going to study of the annual examination 22 term 1 MCQ type questions. The subject is social science and class 10th जो अपने class 10 की final exam बोर्ड एग्जाम जो कि जैक यानी झारखंड द्वारा अधिविध परिषद द्वारा परिचालित किया गया है और आप सभी एग्ज़ाम दे के आ चुके हो और आप सभी के पास से ये जो पेपर है येलो कलर की, ये पीली रंग वाली पेपर आपको ज़रूर मिली होगी। एमसीक्यू जिसमें है टोटल 40 क्वेश्चंस है। तो आज हम लोग देख लेंगे कि ये जो ओएमआर सीट की आप लोग कितने क्वेश्चंस सही किए हो और कितने रॉन्ग हुए हैं, जिससे आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको जो एमसीक्यू का जो है मार्क्स कितना आएगा। ठीक है, अब बाकी जो आप लोगों का था वो 40 मार्क्स एमसीक्यू के थे, जिसमें आप लोगों को टिक मार्क करना था ओएमआर सीट में, और 40 मार्क्स आप लोगों को थे पेपर रिटन में। तो वो तो बता नहीं सकते कि आप लोगों को कितना मार्क्स नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप कितने अच्छे तरह से डिज़ाइन करके कितने अच्छे से आंसर किस वे में आंसर आप सभी लिखे हो। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं, ये एमसीक्यू वाले सेट हम लोग ओपन करते हैं, जिसमें क्या क्या आप रॉन्ग किए हो क्या नहीं किए हो, आज देख लिया जाए। तो मेरे साथ बने रहिए ऐसे ही वीडियो में, ताकि मैं और भी आगे आपकी हेल्प कर सकूं। और इसमें मेरे मुताबिक मैंने जो मुझे लगा कि सही है, जो गलत है वो बता दिए हूँ। चलिए सबसे पहले ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन है जो कि हम लोग को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे सबसे पहले तो मेन है कि आप टाइम देख लोगे। 1 घंटा 30 मिनट 1 आवर्स 30 मिनट्स है आपके पास। और सामान्य निर्देश जो है, जो कि जनरल इंस्ट्रक्शन, हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सावधानी पूर्वक सभी विवरण यानी ओएमआर सीट पर भरे। ओएमआर सीट को भरने का भी बहुत तरीका है, आप सभी को आता ही होगा। आप लोग सब 10 क्लास में चल गए होंगे, 10 क्लास में हो, आप लोग बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो आप सभी को ओएमआर सीट भरना आता है। पूरे अच्छे तरह से उसको जो सर्कल है उसको फिल करना है, थोड़ा सा भी आउट नहीं करना है, थोड़ा सा भी आधा नहीं छोड़ना है, तो फिर आपका जो आंसर सही होने के बाद भी गलत हो जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। सो केयरफुली फिल अप द नेसेसरी particulars on the OMR answer sheet. Okay, the next point is आप अपना पूरा हस्ताक्षर OMR पत्रक में दी गई जगह पर करें। OMR सीट में एक आपको सिग्नेचर आपको करना है पूरा, है ना, आधा नहीं। ये कि अगर आपका नाम प्रिया है और आप पी लिख के छोड़ दिए हो, ओके, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपका नाम पूरा आपको लिखना होगा, टाइटल विथ टाइटल, और पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, इन प्रश्न पुस्तिका के कुल 40 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। देयर आर 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन बुकलेट। ओके, इस क्वेश्चन बुकलेट में टोटल 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और सभी प्रश्न अनिवार्य है, सारे आपको फिल करना ही है। प्रत्येक प्रश्न के अधिमानता 1 अंक की है। ओके, इट मीन्स ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। 1 मार्क आपको मिलेगा, इसमें नेगेटिव मार्क कुछ नहीं है। इसलिए आपको और भी आपके एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, सारे एग्जाम्स में आपको इस तरह से एमसीक्यू मिलेंगे, 40 मार्क्स के एमसीक्यू, 40 मार्क्स के रिटर्न। तो कोई भी आंसर अगर आपको नहीं आ रहा, आपको कंफ्यूजन लग रहा है, तो फिर भी आप उसको फिल करके आइएगा। ओके, ये नहीं कि मुझे नहीं आ रहा तो मैं छोड़ दी हूँ, है ना, या मैं छोड़ दिया हूँ, नेगेटिव मार्क का तो कुछ टेंशन नहीं है, तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है, सारा क्वेश्चन आपको करना है। मे भी अगर आपका वो सही हो जाए तो भगवान करे आपको 1 मार्क्स मिल जाए, जिस वजह से आपका फर्स्ट डिवीज़न आ जाए। ठीक है, 1 मार्क्स जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। 1 मार्क्स के लिए कोई 3rd डिवीज़न भी हो जाता है एंड 1 मार्क्स के लिए फर्स्ट डिवीज़न भी हो जाता है। तो आधा मार्क्स, 1 मार्क्स हम लोग को काउंट करते जाना, अच्छे से करना है। नेक्स्ट जो है ओएमआर सीट में आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, ओएमआर उत्तर पत्रक के पृष्ठ में 2 प्रदत्त सभी निर्देश को ध्यान पूर्वक पढ़े तथा उनके अनुसार कार्य करें। ठीक है, रीड द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड ऑन द पेज 2 ऑफ द ओएमआर सीट एंड केयरफुली डू अकॉर्डिंगली। बहुत अच्छे से पढ़ना है और केयरफुली करना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, मतलब 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें सबसे उपयुक्त उत्तर को आप अपने ओएमआर उत्तर पत्रक पर ठीक गहरा काला करें, नीला या काला वाला बॉल पॉइंट कलम का ही प्रयोग करें। ठीक है, ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, इस तरह से। जैसे ये तो मेरे पास रेड है, मैं दिखा देती हूँ, जैसे ये ब्लैक, ओके, ब्लैक और ब्लू, है ना,
हालांकि ये मतलब वाइट कलर का है लेकिन ये ब्लू लिखाता है। ओके, ब्लू या फिर ब्लैक आप यूज कर सकते हो। कृपया परीक्षा भवन छोड़ने से पहले ओएमआर उत्तर पत्रक विपक्ष लौटा दीजिए। प्रश्न पत्र आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आफ्टर आपका कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन, आपको छोड़ने से पहले जो ओएमआर जो सीट है वो आपको लेके नहीं जाना है, वो आपको टीचर को देना है। और जो क्वेश्चन जो इस प्रकार की जो क्वेश्चन सीट है ये आप अपने साथ लेके आ सकते हो। ठीक है, इसी तरह से पढ़ के सबका ध्यानपूर्वक पालन करना और अच्छे से करना है। और हालांकि आप लोग दे चुके हो, है ना, फिर भी मैं ये बता दी हूँ, जो नए हैं, जिन लोगों के एग्ज़ाम देने के बाद भी समझ में नहीं आया है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बिना पढ़े आगे कर लिए, तो ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। कितना मिनट समय लगेगा? 5 मिनट तो टाइम लगेगा आप लोगों को पढ़ने में। ठीक है, तो कंजूसी नहीं करना है, फाइनल एग्जाम है, एकदम अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छा ये करना है। अब देखिए इसमें कुछ पेंसिल से टिक किया वो सही आंसर नहीं है, जिसे मैंने रेड पेन से टिक की हूँ मैं, वही जो है सही आंसर है। ओके, सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आ गया है हिस्ट्री से। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? व्हेन डिड द फर्स्ट रिवेलियन टेक प्लेस इन फ्रांस? तो ये आंसर आपका हो जाएगा जुलाई 1830। ओके, जुलाई 1830 को आपका जो है फ्रांस का विद्रोह हुआ था, जुलाई 1830 को। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी? कौन थे ये? जुत्सेपी मेस्सिनी थे, जिन्होंने जो सोचते थे कि ईश्वर ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है, ईश्वर की मर्जी से ही जो है सब चलता है। ठीक है, तो आपको वहां पे आंसर करना है जुत्सेपी मेस्सिनी। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। Who among the following believed that the nation was the natural unit of human beings according to the will of God? So the correct answer is Giuseppe Mazzini. Okay, now next question. निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? तो कौन सा ऐसा वर्ग है जो राष्ट्रीय भावना का संचार किया? वो था, पहले हिंदी वाला बता देती हूँ, वो था आपका इटली और जर्मनी का एकीकरण। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। देखिए, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है वो इंग्लिश में पढ़ लेंगे, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स वो हिंदी में पढ़ेंगे। हालांकि जैक बोर्ड हिंदी मीडियम की है, फिर भी किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, पढ़ने के लिए इंग्लिश हिंदी में, इसीलिए दोनों दे दिया गया है ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। तो इंग्लिश में भी एक बार पढ़ के बता देते हैं। In which of the following events instilled national sentiments among the educated elite class throughout Europe? The correct answer is Greek freedom struggle. Okay, now next question number 4 is 1848 में यूरोपियो मतलब 1848 में यूरोपियो देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो जो यूरोप की जो कहानी हम सब पढ़े थे उसमें किसान मजदूर किस कारण से विद्रोह कर, अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़ोगे तो भी इसमें तो आप आंसर कर सकते हो। जैसे कि विद्रोह कब होता है? गरीबी से, बेरोजगारी होगा, भुखमरी होगा, सब में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इतने सारे क्राइसिस स्टार्ट होंगे तभी ना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। For what reasons were the present workers of European countries revolution in 1848? तो correct option is all of these: poverty, unemployment and hunger। ये सब आ गए थे, इसी वजह से जो है कंट्री में जो रिवोल्यूशन जो स्टार्ट हो गया था 1848 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया? किसने बनाया? सो द सेकंड आंसर मतलब द करेक्ट आंसर इज जुसेप्पे मेस्सिनी, उन्होंने ही। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यंग इटली टू स्प्रेड द ऑब्जेक्टिव्स? सो द करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए जुसेप्पे मेस्सिनी, यही होगा आपका करेक्ट आंसर। बिना समय बर्बाद किए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्च की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया?
तो खर्च की भरपाई के निम्न में से क्या किया गया था? युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए थे, सीमा शुल्क भी बढ़ा गया था, करों की वृद्धि किया। ये सारे हो जाएंगे, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे, ठीक है, कोई एक में नहीं करना। ये सारे होने के बाद ही खर्च का भरपाई करने के लिए ऐसा होता है। कोई भी राज्य या फिर देश में, कोई भी राज्य नहीं, देश में लड़ाई जब होता है तो हम लोग का जो टैक्स वगैरह जो है वो सब बढ़ जाता है। सो इसी क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डन टू compensate for the huge increase in defense expenditure in the First World War? So the correct answer is all of these. Now next question number 7 is, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों की एकता को सूत्र में बांध सकता है, ये विश्वास किसका था? तो अहिंसा यानी आप सब जान होंगे गांधी जी। ओके, सो गांधी जी, जो महात्मा गांधी, जो वही होगा आपका सही आंसर। द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी हमेशा नॉन वायलेंस के थे, वे हमेशा बोलते कि अहिंसा के पथ पर चलो। ये तो आंख मूंद के आंसर आपको कर देना चाहिए। आई होप आप सभी ने इस तरह से अपने आंसर किए होंगे, और आप सब अभी काउंट भी करते जाओ कि कितने रॉन्ग हुए कितने राइट हुए। 40 में आपको कितना मिल सकता है, मिलेगा, कंफर्म मिलेगा, ठीक है। द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस कैन यूनाइट ऑल इंडियंस इन थ्रेड ऑफ यूनिटी, हुज बिलीफ वाज दिस? सो the correct answer is महात्मा गांधी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जालियन वाला बाग। ये तो हम सभी बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। आजकल तो यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस वगैरह आते हैं, तो उसमें भी आप तो पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दोगे तो जालियन वाला बाग के बारे में बहुत सारी कहानी होगी। तो इसमें क्या क्वेश्चन है कि जालियन वाला बाग मैदान में अमृतसर के गाँव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो ऑफकोर्स जालियन वाला बाग में जो पंजाबी जो थे, मतलब जालियन वाला बाग का अमृतसर में है, तो वहाँ पे क्या पूजा होता है, सॉरी कौन सा मेला स्पेशली लग सकता है? तो वो वैसाखी मेला होगा, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज वैसाखी मेला। एक बार इसी को हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे, इसी क्वेश्चन को। इन विच फेयर did the village people of Amritsar gather to participate at the Jallianwala Bagh ground? So the correct answer is Vaisakhi fair. Okay, now next question number 9, महात्मा गांधी द्वारा वायसरॉय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? सो महात्मा गांधी कौन सा कर किस पर आंदोलन जो है, अपने जो आंदोलन स्टार्ट किए थे? सो नमक होगा ना, ऑफ कोर्स। उन्होंने नमक का ही, जब उन्होंने कर जो खत्म नहीं किया, तो इसलिए इंडिया में ही जो समुद्र से नमक यात्रा पे गए, नमक हम लोग अपने ही बनाने लगे, गांधी जी की बदौलत ही ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? नमक। ये तो आंख मूंझ के आप लोगों को सही आंसर करना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड इन वाटर demand in later written by Mahatma Gandhi to the Viceroy Irwin, Viceroy को उन्होंने एक लेटर लिखा था, was the about the abolition of the tax imposed on which item? The correct option is salt. Okay, now next question, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हो सकते हैं, बोलिए। हिंद स्वराज ऑफ कोर्स महात्मा गांधी, ठीक है। सो नाउ इंग्लिश में भी एक बार इसे पढ़ लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ हिंद स्वराज? महात्मा गांधी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, 40 है, 40 में से 11 मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ, 10 तो कंप्लीट हो चुके हैं और 30 बाकी। फटाफट देख लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जर्मनी का एकीकरण का श्रेय ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। हु इज क्रिएटेड विद द यूनिफिकेशन of Germany? ना Otto von Bismarck is the correct answer. Now next question is, चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1922 में हुआ था चौरा चौरी कांड। in which year was चौरा चौरी incident happened? in 1922. आई होप आप सभी ने सही आंसर किए होंगे, जो पढ़े हो, डीपली पढ़े हो, ठीक है। एमसीक्यू ऐसे ही होता है, पूरा डीपली आता है। सो घबराइए नहीं, जिसका जो भी हो गया, और टेंशन नहीं लेना, आगे का और भी बहुत सारे एग्जाम सभी बाकी हैं, सब में आपको थोड़ा फोकस करके अच्छे से पढ़ना है ना, हड़बड़ाना नहीं है, टाइम आपको मिल जाएगा। बस ओएमआर सीट में आप लोग गलती मत करना, अच्छे से भरना। कई बार सही आंसर होते हुए भी आप लोग ओएमआर सीट को रॉन्ग भर देते हो, जिस कारण से आप लोगों का आंसर सही होने के बाद भी आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर में वो डाला जाता है, कंप्यूटर से स्कैन आउट होकर आपका मार्क्स मिलता है, वो कोई इंसान नहीं करता है, गिनता नहीं है। तो इसलिए कंप्यूटर तो अपना भाषा जानेगा ना, तो इसलिए आप लोगों को सभी को ओएमआर सीट जो है उसको अच्छे से फिल करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया
को क्या कहा जाता है? तो ऑफ कोर्स प्रवन द्वारा जो उड़ा ले जाती प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? मृदा अपरदन। अपरदन हवा जब चलती है कोई भी एरिया में, है ना, तो क्या मिट्टी ने एक जगह से दूसरा जगह जाती है, तो मिट्टी को क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में? मृदा। तो मृदा अपरदन होगा, बस सिंपल। नाउ नेक्स्ट उसी को एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे सॉइल फ्रॉम अ फील्ड ऑफ और स्लॉपी एरिया बाय वाइंड इज कॉल्ड सॉइल इरोजन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, उनका नाम क्या है? तो दो उत्पत्ति के आधार पर दो ही होते हैं, एक जैव और एक अजैव, ठीक है। नाउ इन इंग्लिश, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू two names that are known as biotic and abiotic. Now next question number 15. चलिए फटाफट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आप सभी के। ऑफकोर्स टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, लेकिन फिर भी और थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को टाइम बचा सकूँ मैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? तो ब्लैक सॉयल, काली मृदा को हम लोग रेगुर मृदा भी कहते हैं। Which of the following soils is also known as regular soil? Black soil is the correct answer. Now question number 16. Question number 16 is जून 1992 में ब्राजील किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में प्रथम जो है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था। In which city of Brazil the first international earth conference was organized in June 1922? The correct answer is Rio de Janeiro. Now question number 17. निम्न में से भारत में किस राज्य के खनिज और कोयले का प्रचुर भंडार? फ्रेंड्स देखिए इसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज इसलिए हूँ कि मुझे लग रहा है कि इसमें दोनों आंसर सही होना चाहिए। झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान और झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दोनों में मतलब जो है प्रचुर भंडार है। राजस्थान तो आई थिंक जो आप 2 और 4 किए हो आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो एक्चुअली आप लोगों को झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ही करना चाहिए। अब अगर आप लोग उड़ीसा, राजस्थान भी किए हो तो आई थिंक सही होना चाहिए आंसर। इसमें थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ, आप सभी थोड़ा देख लेना, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18. क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, भारत में भूमि कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो द करेक्ट आंसर इज 43. ओके 43% जो है भू क्षेत्र में है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द लैंड एरिया इन इंडिया इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेन्स? 43% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज पठारी क्षेत्र, ओके। इन इंग्लिश, which region is known have to immense accumulation of minerals, fossil fuels and forest, which accounts for about 27% of country area? So the correct answer is plateau. Now next question number 20. देखिए 20 तक आ गया है और 20 क्वेश्चंस लेफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 इज पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई पंजाब में किया जाता है, जिस कारण से भूमि निम्नीकरण हो जाते हैं, ठीक है। ये सब तो पढ़ चुके हो आप सब, बहुत ही ये क्वेश्चन इजी है, इतना हार्ड भी नहीं है। क्वेश्चन ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सही आए हैं, कुछ काफ़ी थोड़े से मतलब अंदर से आए हैं। अब हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री में तो आपको थोड़ा पढ़ना ही होगा डेट वाइज, थोड़ा डिटेल्स में, है ना। इसमें अब 10th का बोर्ड दे रहे हो, है ना, यहीं से आप लोगों को पढ़ाई के स्टार्ट हो रहा है, फिर आप लोग कॉलेज में जाओगे तो थोड़ा अच्छा सा तो ध्यान से पढ़ना होगा ही। Now, what is the main reasons for land degradation in Punjab? The correct answer is more irrigation. Now, question number 21. निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? सो उत्तरांचल जो है वहाँ पे सीढ़ीदार है ना, सीढ़ीदार जो सिंचाई की जाती है। In which of the following provinces is traced step forming dung? The correct option is उत्तरांचल. Now, move on to the next questions. Question number 22. काफ़ी तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से जितनी सारी भी है क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेगी OMR सीट,
उसकी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ताकि एटलीस्ट आप लोगों को 40 मार्क्स का जानकारी हो जाए कि आप लोगों को कितना मिलने वाला है। और बाकी आप लोग जो पेपर में करके आए हो उसका भी थोड़ा आप लोग कैलकुलेट कर लेना कितना मिलेगा, उस हिसाब से आप अपने अंदाजा लगा सकते हो आपके कौन से डिवीजन आने वाले हैं। 300 तक आपका आ जाएंगे तो आपके फर्स्ट डिवीजन हो जाएंगे, तो सभी कोशिश करना 300 के अपर आप लोग मार्क्स लाने की। आप सभी को फर्स्ट डिवीजन करना है, 80%, 90%, 80-85% के ऊपर लाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, तभी आप लोगों को अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन का मिलेगा। अगर अधिक जानकारी और कुछ अगर आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। कुछ चैप्टर अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको हेल्प करूँगी। कुछ अगर इस वीडियो में भूल या फिर कुछ गड़बड़ हुई होगी तो वो भी आप बता सकते हो, मैं उसे करेक्ट करने की कोशिश करूँगी। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? 1972 में भारतीय वन्य जीव जो है अधिनियम लागू किया गया था। आई होप आप सभी 1972 में ऑप्शन नंबर 4 में टिक किए होंगे। नेक्स्ट उसी को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इन विच ईयर वाज वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड? इन 1972। Okay, in 1972 Wildlife Act of India implemented. Now next question 23, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी परियोजना सतलुज बेसिन जल विद्युत उत्पाद और सिंचाई दोनों में काम आती है? जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये जल विद्युत और सिंचाई दोनों में ही काम आते हैं। ओके, सो नाउ करेक्ट आंसर इज भाखड़ा नांगल परियोजना। इसको हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। विच प्रोजेक्ट इज यूज्ड फॉर बोथ हाइड्रो पावर जनरेशन एंड इरिगेशन? सतलुज ऑफ बेसिन, सतलुज बीच बेसिन। द करेक्ट ऑप्शन इज भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। आई होप आप सभी यही आंसर किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया भर की जल की कमी किन कारणों से हो रही है? तो दुनिया भर की जल की कमी किन कारणों से? सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग और जल की व्यर्थ बर्बादी, ये सभी होंगे, ऑल ऑफ दिस। पढ़ लेते हैं इसको इंग्लिश में एक बार। व्हाट इज और आर द रीजन फॉर इंक्रीजिंग वाटर scarcity around the world? So the correct answer is all of this. Now 25, क्वेश्चन नंबर 25, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूह के बीच में तनाव बढ़ने लगा? तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रेंच। फ्रेंच सबसे पहले चैप्टर में, एकदम पहले ही ये चैप्टर आप लोगों का बहुत अच्छी तरह से ये समझा चुके हैं हम। फ्रेंच और डच भाषा जो है उसी वजह से उनका जो तनाव स्टार्ट होने लग गया था। सो टेंशंस बिटवीन ग्रुप्स ऑफ स्पीकर्स ऑफ विच लैंग्वेज बिगिंस राइज इन बेल्जियम इन 1950 and 1960? So friends or students, the correct option is French and Dutch. Question number 1. I hope all of you tick the correct answer, which is option number 1. Now question number 26, श्रीलंका में अधिकतर सिंघाली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? सो सिंघाली भाषी जो थे वे ऑफकोर्स बुद्धिज्म यानी बौद्ध, यानी क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बुद्ध धर्म को वे मानने वाले थे। इसी को इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। हम लोग 26 तक क्वेश्चन नंबर तक आ चुके हैं और ज़्यादा टाइम नहीं है, बस कंप्लीट होने ही वाला है। सो which religion is followed by the most of Sinhala language speaking people in Sri Lanka? तो श्रीलंका में बुद्धिस्ट। ओके, द करेक्ट आंसर इज बुद्धिस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकतंत्र। लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज पब्लिक। पब्लिक एक जो है राजनीतिक शक्ति, वो सत्ता को उठा भी सकती है, सत्ता को गिरा भी सकती है, ठीक है। ये तो एकदम आंख बंद करके करेक्ट ऑप्शन आपको करना है, जनता जिसका आंसर होगा। ये सारे पेंसिल के टिक में आप मत जाइएगा, ये एक मतलब बच्ची है जो टिक कर दी है, गलत करके आई है, क्या बोलूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंसिडर्ड द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी? सो द करेक्ट आंसर इज पब्लिक। सत्ता की भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता की भागीदारी आवश्यकता कहाँ पड़ती है बताइए? ये प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में ही पड़ती है। 22 इज द क्वेश्चन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक्चुअली मैं पूरी से कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक यही होगा। आप सभी थोड़ा देख लेना, ये मैं थोड़ी सी डाउट में हूँ, इसलिए इसको टिक कर देता हूँ, आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। वेयर इज द नीडेड ऑफ पावर शेयरिंग? आई थिंक इन ईच ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट। ओके, यू शुड चेक, यू ऑल्सो चेक, एक्चुअली आई एम कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्न में से किस प्रकार की टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक स्तर का रूप ले लेती है?
तो ये भी मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। आई थिंक इसमें सामाजिक होगा, सामाजिक होना चाहिए, सामाजिक टकराव की वजह से, लेकिन फिर भी थोड़ा आप देख लीजिएगा, मैं इसमें थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारी में अधिकारों की व्याख्या करने की अधिकार किसको है? तो उसका अधिकार सिर्फ न्यायालय को यानी कोर्ट जो है सबकी व्याख्या करेंगे, बाकी कोई व्याख्या नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्पेशली, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तो दिया नहीं है तो आप कोर्ट लिख सकते हो, कोर्ट में आप टिक कर सकते हो। हु हैज राइट टू इंटरप्ट who has right to interrupt the constitution of power different level governments। सारी गवर्नमेंट को कौन इंटरप्ट कर सकते हैं? दैट इज कोर्ट ही एक जो है वहां पे से फैसला लिया जाता है, वहां पे सब बराबर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? तो ये ऑफकोर्स राज्य सूची, ये सारे राज्य सूची में आते हैं। In English, under which lists are important subjects like police, trade, commerce, agriculture and irrigation kept? The correct option is the state list. Now next question 32, काफी हम लोग पहुंच चुके हैं, ज्यादा नहीं है और मुश्किल से 8 ही क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाके का शासन चलाने विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? तो केंद्र सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट को यही शासन चलाने का अधिकार है। विच गवर्नमेंट हैज द स्पेशल राइट टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज? तो करेक्ट ऑप्शन इज सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, देख लेते हैं क्या है। जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, एक से दूसरे को दे दिया जाता है, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। द क्वेश्चन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। जो क्वेश्चन नंबर 2 पे टिक करके आए हो, क्वेश्चन नंबर 2 पे ओएमआर शीट में भरे हो, वो सारे एकदम सही से सही, उन लोगों को 1 मार्क्स मिलने ही वाले हैं कंफर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है, क्या है? नियमित रोजगार भी चाहिए, स्वतंत्रता भी चाहिए, बेहतर मजदूरी चाहिए, तभी ना आर्थिक रोजगारी जो है ये होगा। तो इनमें से सभी। नाउ क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में पढ़ते हो, गोल्स इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रेगुलर, आर हो जाएगा, है ना, आर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, फ्रीडम एंड बेटर वेजेस, ये सारी चीजें चाहिए तभी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। सो ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है बिहार में, जो कि 51.91% है फिलहाल, ठीक है। Which state India has highest percent of puberty? Puberty is बिहार, 51.91% जो है puberty बिहार में। उसके बाद आ जाता है आपका छत्तीसगढ़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्य किस क्षेत्र में दिखाई देती है? किस क्षेत्र में दिखाई देती है? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आंसर। इन विच सेक्टर इज डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयड विजिबल इन इंडिया? सो द करेक्ट आंसर इज एग्रीकल्चर सेक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 और 3 क्वेश्चन बचे हैं, ये भी देख लेते हैं हम लोग क्या किया है, उसके बाद आप सब कैलकुलेट कर लेना कितना कितने मार्क्स किसको आए हैं। आई होप आप सभी को 40 में एटलीस्ट 35 के ऊपर आना ही चाहिए, नहीं भी है एटलीस्ट 30 तो लेके आना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस वर्ग के देश में आता है? तो ये निम्न आय वर्ग के देश में आता है। इंडिया बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ कंट्रीज? लो इनकम, लो पॉपुलेशन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, और भारत एक गरीब देश बोलता है लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इतने भी गरीब है। डेवलपमेंट तो नहीं आता, लो इनकम होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा आप देख लेना, इसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, आई थिंक लो इनकम ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। जिसको करेक्ट आंसर मतलब जिसमें मैं कंफ्यूज हूँ, जिसको पता हो दे कैन कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। 38, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था का विशालता को प्रदर्शित करता है? तो सकल घरेलू उत्पाद को देख के ही कोई भी देश का अर्थव्यवस्था को जो है प्रदर्शित किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड द साइज ऑफ इकोनॉमी? जीडीपी। देखिए अगर आपको हिंदी कभी कभी होता है कि ना हिंदी के जो कुछ टर्म्स हमें समझ नहीं आता है, ये हो सकता है बहुत सारे नहीं पढ़े होंगे, नहीं समझ में आएगा, उसलिए इंग्लिश भी पढ़ लेना जरूरी। जैसे आप जीडीपी देखोगे आपको बोलेगा यार सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, हमेशा पेपर में आते रहा जीडीपी डाउन हुआ, जीडीपी बढ़ा, है ना, तो ये देख लेना, दोनों देख लोगे तो आप सब क्या होगा, कंफ्यूजन जो रहेगा वो दूर हो जाएगा। इसी वजह से इंग्लिश और हिंदी दोनों में
में दिया गया है ताकि कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज होकर गलत आंसर पे ना टिक करके आए। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी। नाउ 39, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधि के प्रमुख उदाहरण हैं? सो ये सारे जो है तृतीयक। ओके, टर्सरी, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंक सर्विस, ट्रेड्स आर द prime examples of activities of which sector? No, they are the tertiary sector. क्वेश्चन नंबर जो 39 है, 39 का करेक्ट ऑप्शन 3 होगा। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसलिए नॉट द लीस्ट क्योंकि अभी भी और भी आप लोगों की एग्जाम बाकी है, वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से देना है और इसी तरह मैं एक एक करके सब डालूंगी। पहले 40 नंबर को क्वेश्चन देख लेती हूँ। कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, What type of unemployment is found among agriculture workers? लो एम्प्लॉयमेंट। थोड़े कंफ्यूज हो फिर भी देख लेना, आई थिंक यही होगा। सो इसी के साथ जो है जैक बोर्ड के जो भी एमसीक्यू की थे ये सारे मैंने सॉल्व करने की कोशिश की हूँ। मैं कुछ क्वेश्चन पे मैं कंफ्यूज हूँ, अगर आप सभी उसमें श्योर हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ भी गलत ऑप्शन गलत मैं अगर बता दी हूँ उसमें भी मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि मैं उसको करेक्ट कर पाऊँ। ओके, एंड आई होप आप सभी की एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छी तरह से गई है। नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। सब अपने अच्छे तरह से पढ़िए और आगे ऐसे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आ आए मेरे चैनल और मेरे पढ़ाई का जो स्टाइल है समझ में आ जाए तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और सहेली सब ये देख के अपना जो कितने मार्क्स आने वाले हैं ये देख सके। ज़्यादा तो टाइम नहीं है, 10-15 मिनट का वीडियो आप आराम से देख सकते हो। ओके, आई थिंक आधा घंटा का, मुश्किल से आधा घंटा का वीडियो आप सब देख सकते हो ये से। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।